हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। टॉपिक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं। साइकोलॉजी हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं और उसको यूज करने के बाद हमारे प्रॉब्लम्स या इश्यूज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा आज का टॉपिक ये है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखा है वो मैं पढ़ देती हूँ, विच इज applied psychology uses psychological principle and techniques to solve real life problems in everyday situations। ठीक है, इसका मतलब ये है कि applied psychology, ठीक है, applied psychology को यूज करके उसके जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वो या टेक्निक्स हम यूज करते हैं ताकि हम अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। जो भी एवरीडे सिचुएशन में हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ। ओके, इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट माइंड एंड सोल। मेंटल हेल्थ की ही बात होती है यहाँ पे। अगर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स किसी को पता होंगे या टेक्निक्स पता होंगे तो उससे वो अपना मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ लिखा है थ्रू थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सेल्फ केयर टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही हैं? एक तो थेरेपी यूज हो रहा है, दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट यूज हो रहा है एंड तीसरा सेल्फ केयर टेक्निक। ठीक है, ओके, तो थेरेपी में क्या होता है? थेरेपी में हम साइकोलॉजिस्ट से जाके बात करते हैं, थेरेपिस्ट से जाके बात करते हैं। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि कोई सुनने के लिए नहीं है या फिर उसके वो जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम जाके थेरेपिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं, इनसे बात करते हैं तो हमें थेरेपी मिलती है। थेरेपी एज इन अलग अलग टाइप की थेरेपीज होती है। आगे जब हम डिटेल में थेरेपीज पढ़ेंगे तो आपको सारी थेरेपीज का पता लगेगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी, डांस थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, देयर आर वैरायटी ऑफ थेरेपीज। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर किसी को करना है, सपोज कोई भी इंडिविजुअल है जिसको जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो या तो वो किसी से बात करते हैं, किसी से शेयर करते हैं, जो भी उनके ट्रस्टेड या जो भी एक क्लोज पर्सन होंगे उनसे वो शेयर करेंगे, या फिर वो उस स्ट्रेस को किसी और चीज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कोई रनिंग करता है, डांसिंग करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कुकिंग करते हैं, तो ये स्ट्रेस मैनेज करना, या फिर वो स्ट्रेस का जो स्ट्रेसर है, मतलब जो कॉज है वो फाइंड आउट करना, उसको खत्म कैसे करना है स्ट्रेस को, ये सारी चीजें स्ट्रेस मैनेजमेंट में आती हैं। देन आता है सेल्फ केयर टेक्निक। ठीक है, सेल्फ केयर टेक्निक एज इन सभी से पहले खुद को रखना। एक एज होती है जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे अलावा सभी खुश होने चाहिए, बट जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे वैसे हमें पता लग जाता है सबसे इंपॉर्टेंट हम खुद होते हैं। अगर हम खुद खुश रहेंगे तभी हम किसी और या किसी थर्ड पर्सन को भी या सेकंड पर्सन को भी हम खुश रख पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों के साथ भी खुशी शेयर कर सकते हैं या अच्छे से रह सकते हैं। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टू मैनेज एंजाइटी या फिर डिप्रेशन। ठीक है, अब ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसको हम शॉर्टकट में सीबीटी भी बोलते हैं, सीबी थेरेपी या सीबीटी थेरेपी बोलते हैं। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं? टू मैनेज एंजाइटी या फिर डिप्रेशन। ठीक है, अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम जब थर्ड ईयर में या फिर जीएनएम के लिए सेकेंड ईयर में हम मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं, उसमें डिटेल में पूरा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। बेसिकली यहाँ पे हम थॉट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर वर्क करते हैं, थेरेपी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी पर्सन है वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करे या फिर अपने इमोशंस पे काम करना सीखते हैं, थॉट्स पे काम करना सीखते हैं कि आप कैसे थॉट्स आ रहे हैं, आप इमोशन कैसे शो करते हो। ये सारी चीजें हमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में सिखाई जाती है। और भी बहुत कुछ है बट ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है एनहांसिंग वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। वर्क प्लेस का प्रोडक्टिविटी तभी ज्यादा हो पाएगा अगर वहां के एम्प्लॉयज जो है वो स्ट्रेस फ्री होके वहां पे काम करेंगे और वहां मेंटली हेल्दी जो एम्प्लॉयज हैं वो रहेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हेल्प डिजाइन बेटर वर्क एनवायरमेंट्स, इंप्रूव टीम वर्क एंड रिड्यूस स्ट्रेसेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी यूज करके
वहां पे एक डिजाइन करते हैं, एज इन हम एक वर्क प्लेस डिजाइन कर रहे हैं जो कि बेटर किसके लिए हो, एक अच्छा एनवायरमेंट हो, ठीक है, टीम वर्क इंप्रूव हो, सभी टीम में काम करेंगे तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे प्रॉपरली। एक किसी भी काम को सक्सेस करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। तो इंडिविजुअल वो टीम में अगर सबके अंदर ग्रजेस होंगे या फिर सब एक दूसरे से इश्यूज होंगे सभी को एक दूसरे से, तो वो अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनका एक टीम वर्क भी होना जरूरी है। और स्ट्रेस, सबसे ज्यादा काम वगैरह पे, वर्क प्लेसेस पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो अगर स्ट्रेस कम रहेगा तभी जो भी एम्प्लॉयज हैं वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटर लर्निंग एंड एजुकेशन। ओके, तो इसमें क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प टेलर या फिर डिजाइन टीचिंग मेथड टू स्टूडेंट नीड्स। ठीक है, ओके, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी यूज करके हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं कि स्टूडेंट का एक जो माइंडसेट होता है कैसे होता है, हमें कौन कौन से टेक्निक्स यूज करने चाहिए उन्हें पढ़ाने के लिए, हमें कौन कौन से मेथड्स यूज करने चाहिए जिससे कि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, किसी भी बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ तो उन्हें उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट अगर मैं वहां पे ऐसे एग्जाम्पल्स यूज करूं जो उनके लाइफ से जुड़ा हुआ है, या फिर मैं उनको प्रैक्टिकली वो चीज अगर दिखाऊं, तो उन्हें ज्यादा दिमाग में क्लियर होगा, उन्हें जल्दी याद रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने के लिए साइकोलॉजी ऑफर टूल्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, एम्पैथी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक टर्म है कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ फिलहाल हम कॉन्फ्लिक्ट को कंफ्यूजन से डिनोट कर सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट का अदर टर्म है दैट इज कंफ्यूजन। ठीक है, ओके, तो साइकोलॉजी हमें क्या ऑफर करता है, टूल ऑफर करता है टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, ओके, कि हम अच्छे से बात कर पाए। एम्पैथी, एज इन जो भी सामने वाला फील कर रहा है हम भी वो उसको एम्पैथाइज करें, मतलब हम उसे बताएं कि हम भी तुम्हारा पेन जो है वो हम फील कर सकते हैं। एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो भी कंफ्यूजन है उसको हम रिजोल्व कर पाए। ओके, तो ये कैसे हो रहा है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट शेयरिंग, है ना। आप अगर कोई भी अगर स्ट्रेस में है तो आप जितना दूसरों से बात करोगे, दूसरों एज इन, मैं जब भी दूसरों बोल रही हूँ मैं एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन की बात कर रही हूँ, ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो आपने कुछ शेयर किया और वो सभी को न्यूज पहुंचा दे, उससे आपका स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है। आप जब भी शेयर करते हैं किसी ट्रस्ट वर्दी को शेयर करें, जो भी आपको पता है कि वो आपकी बातें कहीं और नहीं बताएंगे, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। तो अगर हम किसी से भी शेयर करते, कम्युनिकेट करते, जितना हम कम्युनिकेशन करेंगे किसी के साथ उतना ही हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होगा, उतने ही प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेकिंग बेटर डिसीजंस। ठीक है, अब डिसीजन बेटर कैसे हो सकता है, साइकोलॉजी हेल्प अस रिकॉग्नाइज बायसेस एंड मेक मोर लॉजिकल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। ठीक है, अब साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हमें ये पता लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर कोई भी पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है जो किसी भी चीज को लेके एक डिसीजन मेकिंग करता है, तो हमें रीजन समझना भी आ जाता है। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप दूसरों का भी रीजन समझना शुरू कर देते हो कि क्या रीजन होंगे कि उन्होंने ऐसा डिसीजन मेकिंग किया। ठीक है, तो साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है कि हम बायसेस, ठीक है, बायसेस को रेकग्नाइज करें, है ना, कि कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं कहाँ पे बुरा कर रहे हैं। एक जो ये डिफरेंस होता है अच्छे बुरे में वो हमें क्लियर पता लगता है। एंड मेक मोर लॉजिकल एंड इन्फॉर्म चॉइसेस, और हम अच्छे चॉइसेस कर पाते हैं, हम अच्छे से कोई भी डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। लास्ट आता है पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी गाइड्स पेरेंट्स इन रेजिंग इमोशनली हेल्दी चिल्ड्रंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अंडरस्टैंडिंग स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू बिहेवियर। ओके, तो अगर इसमें मैं बात करूं तो जैसे पहले के पेरेंट्स होते थे, अगर इतना ज्यादा साइकोलॉजी या साइकेट्री इतनी ज्यादा सभी में नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था उस चीज का, तो पहले के पेरेंट्स के सामने अगर कोई भी बच्चा बोलने जा रहा है कि मुझे डर लग रहा है या फिर मुझे रोना आ रहा है, अगर मैं एक मतलब अगर एक सोसाइटी स्टिग्मे की बात करूं, तो अगर लड़का कोई रोना चाहता है, जिसको रोना आ रहा है, तो उसे ये बोला जाता था कि चुप करो, लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ लड़के और लड़की की बात ही नहीं हो रही है,
ये इमोशनली हेल्दी होने का साइन है। जो भी इमोशनली हेल्दी हैं उन्हें रोना भी आएगा, उन्हें हंसना भी आएगा, उन्हें गुस्सा भी आएगा, ठीक है। इमोशंस में सिर्फ लाफ्टर नहीं है, सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है। इमोशन का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। रोना भी आएगा, सैडनेस भी होगा, अपसेट भी होंगे, टेंशन भी होगा, फिर गुस्सा भी आएगा, खुशी भी होगी। ये सबको कलेक्टिवली को हम इमोशन बोलते हैं। तो एक स्टिग्मा था पहले कि लड़के रोते नहीं हैं या लड़कों को स्ट्रांग बनना होता है। आजकल इसी चक्कर में क्या होता है, लड़कों को वो किसी से शेयर नहीं कर पाते व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही इमोशनली बहुत वीक होती हैं, लड़के भी इमोशनली अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं जो भी वो फील कर रहे हैं। ये स्टिग्मा पहले था। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स समझना शुरू हो गए हैं कि हमें इमोशनली अवेलेबल रहना चाहिए अपने बच्चों के लिए, बी इट अ बॉय बी इट अ गर्ल। तो उन्हें इमोशनली हेल्दी हम तभी बना पाएंगे अगर हम उन्हें ये डिफरेंस क्लियर कर देंगे कि इट्स ओके अगर लड़कों को भी रोना आता है तो उन्हें स्ट्रांग बनना है, लड़कियों को भी स्ट्रांग बनना है, यहाँ कोई जेंडर बायसेस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करूं तो बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं तो उनके टेंट्रम्स बहुत होते हैं, जैसे 1 ईयर टू 3 इयर्स ऑफ एज जो होती है उनके बीच में उनके टेंट्रम्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो साइकोलॉजी या फिर साइकेट्री हमें ये समझाती है कि वो उनका बिहेवियर वैसा क्यों है, ठीक है। वो जो भी रिएक्ट कर रहे हैं वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर हम उसे समझ जाते हैं तो हम उनका प्रॉपरली केयर भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट जो पॉइंट है उसका यही मतलब है कि पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रॉपरली हो पाती है साइकोलॉजी पढ़ने के बाद। और सिर्फ यही नहीं है, इसके बहुत भी एग्जाम्पल्स है, जैसे एग्जाम स्ट्रेस हो गया। पहले के जमाने में बहुत ज्यादा बच्चों को प्रेशर होता था, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको घर से प्रेशर आता है कि तुम्हें साइंस स्ट्रीम ही लेना पड़ेगा, तुम्हें टॉप ही करना पड़ेगा। बट मीनवाइल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो आजकल बच्चों को समझना शुरू हो गए हैं, और वो एक जो एजुकेशनल बर्डन है वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते बच्चों पे, और उसकी वजह से सुसाइड्स वगैरह नहीं हुई। ये सारी चीजें अब थोड़ी बहुत क्लियर होने लग गई हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक विच इज अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इश्यूज। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट है या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।